जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, संकट मोचन सीरीज चल रही है और आज मैं लेकर के आया हूँ इस सीरीज का पार्ट 4। साथियों, पार्ट 3 तक अपन ने कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने वो नहीं देखा है सबसे पहले उनको जाकर के देखिए, क्योंकि अपन ने उनमें खूब सारे MCQ, रिक्त स्थान और एक एक नंबर के अति लघुरात्मक प्रश्नों की एक अच्छी शानदार तैयारी करी है। आज अपन पार्ट 4 को लेकर के आए हैं और इसके अंदर भी उसी सीरीज को अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों अपने सेशन की। बात करते हैं क्वेश्चनों की कि MCQ क्वेश्चन की वैरायटीज क्या है, आपको कैसे क्वेश्चनों को करना है, सारी चीज आपके सामने होगी और आप उनको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और उनको नोट जरूर करें, क्योंकि नोट करोगे तो ही बातें आपको समझ में आएगी। तो बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर व्यवस्थित तरीके से दिख गया होगा। मैं भी देख लेता हूँ। यहां पर क्या बोला जा रहा साथियों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अब देखिए साथियों, शांत दशमलव प्रसार और परिमेय संख्या के रूप में दिया जाता है तो कैसे पहचानें। देखिए, जनरली शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसमें साथियों भाग रुक जाता है। जैसे सामान्यतः अपन पहले बात को डिटेल से समझेंगे, क्वेश्चन अपना करना टारगेट नहीं है, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन कर रहे हैं साथियों। अब यहां पर देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं किसका, तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं। यहां देखना, अगर शांत दशमलव प्रसार की बात कर रहा ना तो उसको दो तरह से देखना है। अगर जैसे मैंने बोला कि 2.256 यहां आपको वो संख्या दी है और यहां भाग रुक चुका है, यानी पॉइंट के बाद निश्चित अंकों के बाद भाग रुक चुका है, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार। अगर यहाँ पे मैं डैश 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 लगा दूं तो ये भाग शांत नहीं हुआ, चलता जा रहा है, तो वो अशांत दशमलव प्रसार में काउंट होता है। लेकिन समस्या ये आ रही है, हमें ऐसा रूप दिया ही नहीं, हमें तो P/Q वाला रूप दे दिया है। तो इस रूप को कैसे फाइट करना है, यहां पर आप ध्यान दें। यानी Q का मतलब ये हर है कि नहीं है, हर। तो जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ना साथियों कि ये शांत है या अशांत है, या कौन शांत है और कौन शांत नहीं है, तो आपको एक ही काम करना साथियों, ये जो हर है ना इसका करना आपको अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका क्या करना साथियों, अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। और ये जो अभाज्य गुणनखंड आप करोगे वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का आना चाहिए। m यहाँ पर n और ये दोनों आपके घातें हैं, यानी आप जो अभाज्य गुणनखंड करोगे उसमें 2 और 5 आना चाहिए, उनकी घातें कैसी भी आ सकती है। अब आप बोलोगे सर 2 ही आ रहा है 5 नहीं आ रहा, तो भी कोई बात नहीं है, केवल 2 आ रहा तो भी चलेगा, तो भी वो शांत दशमलव प्रसार ही होगा। केवल अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी वो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। 2 और 5 दोनों आ रहा है तो भी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई गुणनखंड में आ गया है साथियों, तो आप समझ आना, श्योर हो जाना कि वो शांत दशमलव प्रसार की कैटेगरी में नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात, हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, बाकी नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन सवाल की। तो यहां पर हमें टेस्ट करना है कि कौन शांत दशमलव है कौन नहीं है। तो पहला सवाल उठाते हैं साथियों, इसमें बोल रखा है 124/165। पहली संख्या हमें दे रखी साथियों 124/165। तो सबसे पहले मैं 165 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि ये आपका 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है या नहीं। तो यहां देखना साथियों 165 का अपन करते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर 5 का भाग दोगे, 2 का तो जा नहीं रहा और 3 का भी नहीं जा रहा, क्योंकि 5 6 6 5 11 और 11 ने 1 कितना होता है 12। अच्छा, इसमें 3 का भाग जा रहा है, चलो 3 का भाग दे दो। 3 का भाग दोगे तो 3 पंचू 15, कितनी बार गया 5 बार गया, एक बचा आगे लग गया, आगे लग गया तो वो बन गया 15 और वापस 15 में कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। तो अभी संख्या में सिंपल सी बात है, आप यहीं से श्योर हो जाओ ना, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया है। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया साथियों, ये 165, अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया, तो ये तो आप वैसे ही कैंसिल कर दो। हमें तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 चाहिए, और तो कोई नजर ही नहीं आना चाहिए, तो ये शांत हो ही नहीं सकता, इसको वैसे ही कैंसिल कर दो। फिर इसका दूसरा ऑप्शन टेस्ट करते हैं साथियों, हमें दे रखा है 131/30, 131, यानी हमें दे रखा है 131/30 दे रखा है। तो इस 30 का अभाज्य गुणनखंड करो फटाफट, ये आ गया 30। सबसे पहले आप किसका भाग दोगे, 2 का भाग, कितनी बार जा रहा है 15 बार जा रहा है। फिर वापस किसका भाग दोगे, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार 5 बार, 3 आ गया ना, वैसे खत्म कर दो इसको। हमें तो 2 और 5 के अलावा अभाज्य गुणनखंड में कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, हमें तो 2 और 5 ही चाहिए। फिर आप इसके बाद अगला ट्राई करो, 625 आ रहा है तो 625 के गुणनखंड कर लो, बटा में क्या आ रहा है 625 आ रहा है ना, तो 625 के गुणनखंड करो। तो सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का तो जा नहीं रहा, और वापस 5 और 2 7, 6 से 12 13, इसका योग 13 हो रहा है, तो 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा 5 का भाग दो। 5 का भाग 6 में कितनी बार, एक बार, बचा कितना 1, वो बन गया 12, 5 दूनी 10, वापस 2 बचा, 2 बचेगा 5 को 25 बनाएगा, 5 25,
फिर 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बचा, अगला 25 बनेगा, 5 25, फिर 5 का भाग दो कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का भाग दो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। यानी यहां पर हमने 625 के अभाज्य गुणनखंड में देखा कि 625 के अभाज्य गुणनखंड आया 5 की घात 4 आया, कितने आया, 5 की घात 4। तो यहां हमारे पास ये बनेगा 7 दशमलव प्रसार का हिस्सा, क्योंकि यहां हमें इस तरह का रूप मिल चुका है। हमें 5 की घात n चाहिए थी, मिल गया ना। आप बोलोगे सर 2 की घात m तो है ही नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इंटू 2 की घात 0 कर दो ना। 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 को इससे गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 की घात 0 यानी 2 की घात n है, 2 की घात m क्या यहाँ पे है। तो आपको या तो 2 दिखना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में, या फिर 5 दिखना चाहिए, या 2 या 5 दोनों दिखने चाहिए। और कुछ दिख गया जैसे 3 आया या 3 आया तो मैं इसको डायरेक्ट ही कट कर दिया, आगे तो बढ़ना ही नहीं है, आगे तो बढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन टेस्ट से पता चल जाएगा। तो यहाँ केवल 5 आ रहा, तो ये आपका हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट का। तो ये ऑप्शन हो जाएगा साथियों से राइट हो जाएगा, ये अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, से ऑप्शन राइट हो जाएगा, वो 7 दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार से अपन चेक करेंगे साथियों कि कौन सी संख्या 7 दशमलव प्रसार है और कौन सी नहीं है। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो तरीका नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट अपन को समझना है, सवाल करना अपना टारगेट नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, इससे रिलेटेड और सवाल आ जाए तो उसको अपन कर सके, इस लाइक हमको बनना है। आगे बात समझ में, इसको अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं साथियों। हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ दे रखा है और हमें पूछा जा रहा है कि ऐसे बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आपको ऐसे ग्राफ से अगर शून्यकों की संख्या बतानी हो साथियों, तो सिंपल सा तरीका है, आप ये देखो कि वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो ग्राफ एक्स अक्ष देखो, ये आपकी एक्स लाइन है, इसको एक बार यहाँ काटा और एक बार कहाँ काटा, यहाँ काटा, 2 बार काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है वही आपके शून्यकों की संख्या है, सिंपल सी बात है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, चलो इसी के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दो रेखिक समीकरण दे रखे साथियों, x + 2y = 3 और 5x + ky + 7। यानी इसको अपन यहाँ लिखते हैं x + 2y बराबर हमें दे रखा 3। ठीक है, फिर दे रखा 5x + ky, 5x + ky, ये +7 इधर दे रखा ना, आप उसको उधर भेज दो, -7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा C1 C2 दोनों एक तरफ होना चाहिए। इस बात का आप भी ध्यान रखें कि एक इधर हो एक इधर हो, ऐसा नहीं चलेगा, या तो आपको दोनों उधर रखने हैं या दोनों इधर रखने हैं। मेरे को +7 इधर दे रखा था, मैंने उधर भेज दिया, -7 हो गया, तो C1 C2 एक तरफ हो गए। चलो ठीक है, अब मुझे यहां पर बोला जा रहा है कि असंगत हल है और k का मान ज्ञात करना है। अब असंगत हल केवल एक ही स्थिति में होता है, जब रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। और असंगत हल होने के लिए अपन एक कंडीशन पढ़ रही साथियों की a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। तो देखो a1/a2 यानी 1/5, a1 का मतलब इसके साथ वाला, तो 1/5 हो जाएगा, ये हो गया 1/5 बराबर b1/b2 यानी 2/k आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/k, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यह आ गया आपके पास 3/-7। तो 3/, आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर k का मान चाहिए। किसका मान चाहिए साथियों, k का मान चाहिए। तो k का मान आपको निकालना है तो k का मान इस प्रकार से लेना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो सिंपली यहां पर मुझे क्या लेना साथियों कि यहां मैं ले लूं जैसे 10, ताकि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 1/5 और 1/5 आपके बराबर आएगा नहीं आएगा। तो सिंपली अपने को पता चल गया, तुलना से k बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही तो हमें निकालना था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, 10 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, असंगत हल है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन 10 यानी अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट, यानी आपके इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। अपन ये मॉडल, अपन तीसरा पेपर सोल्व कर रहे हैं, चौथा पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि इस स्थितियों के ऊपर बहुत प्रश्न बन रहे हैं। आपको 2 समीकरण देता है, आपको एक चीज गायब करके देता है और आपको बोलता है कि कभी हल संगत है, कभी रेखाएं प्रतिच्छेदी बोलता है, कुछ बोलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब संबंध क्या बनता है, प्रतिबंध क्या होता है, समांतर के लिए क्या होता है, संगत के लिए क्या होता है, असंगत के लिए क्या होता है, और ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। इस चीजों को आप अच्छे से समझे, नोट करें, फिर तभी आपको पता चलेगा कि क्या वास्तविकता है। तो फिर इसको अपन आगे करेंगे, यहां तक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साथियों। यहां हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² + 4x + लैम्डा, और यहां हमें एक लैम्डा की वैल्यू चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसका मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता रहा हूं, उसको ही आपको काम में लेना है। क्या है, ऑप्शन टेस्ट करना आपको। ऑप्शन टेस्ट कैसे करेंगे साथियों, ये ध्यान से देखना। हमें पहला ऑप्शन दे रखा 16, आप लैम्डा की जगह 16 लेकर के देखो। क्या करो साथियों, 16 लेकर के देखो। बाई चांस यहाँ पे मैं 16 ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, अपन ऑप्शन टेस्ट कर रहे हैं, 16 लेता हूँ,
तो अब यहाँ देखो कि इसका टुकड़ा पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टुकड़ा का मतलब देखो साथियों एक है यहाँ पर, एक को 16 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिसको गुणा करने से 16 आ जाए, जिसको जोड़ने या घटाने से क्या आ जाए साथियों 4 आ जाए। तो आप 16 ला तो सकते हो गुणा कर करके कि 4 इंटू 4 करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, या फिर 8 इंटू 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस तरीके से आ सकता है। लेकिन क्या 4 इंटू 4 से 4 प्लस 4 करके 4 माइनस 4 करके 4 ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। 8 इंटू 2 करके 16 ला सकते हो, लेकिन 8 माइनस 2 करोगे तो 6 आएगा। आपको 6 चाहिए क्या? नहीं। 8 प्लस 2 करोगे 10 आएगा। आपको 10 चाहिए क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला आपका कैंसिल हो गया है, 16 नहीं होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं साथियों, आपको दे रखी संख्या 9 दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर 9 ले लूं, ठीक है 9, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो 9 को 1 से गुणा करूंगा यानी 9। अब मुझे ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने से 9 आए, तो साथियों 3 और 3 कर लो। क्या 3 और 3 से 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो इसको भी आप क्या कर दो? कैंसिल कर दो, यानी 9 भी नहीं हो सकता है। फिर आपको देखो 1 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा। ऐसी दो संख्या सोचो जिनको गुणा करने से 1 आता है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। क्या 1 और 1 से अपन 4 ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो ये वाला टुकड़ा भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास 4, यानी यहां अगर मैं 4 लिख दूं ना, तो 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4 आएगा। और मुझे पता 2 को 2 से गुणा करने से 4 आता है, और 2 को 2 से जोड़ने से क्या आता है? 4 आता है। तो बताओ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? दे हो जाएगा। ये तरीका है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। इससे अपन ये पता कर सकते हैं साथियों कि लैम्ब्डा का मान क्या रखा जाए ताकि आपके वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप उसको वहां पुट कीजिए और फिर देखो कि किसके लिए टुकड़ा बन रहा है। जिसके लिए टुकड़ा बन जाएगा, जिसके लिए आप गुणनखंड कर सकते हो, वही आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी दे अपना क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, ठीक है। फिर इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर मैं अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं साथियों, हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है 1/p 1 - p अपॉन p 1 - 2p/p। हमें यहाँ पे क्या करना है साथियों? यहाँ पर हमें इसका सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर ज्ञात करना ना, ओके, सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? अगले पद में से पिछला पद घटा दो। तो यहाँ पर अगले में से पिछला घटा देंगे, ये लो सा। तो इसका सार्वंतर आ जाएगा आपके पास 1 - p बटेवा p, माइनस क्या कर रहे हो आप? 1/p, तो 1/p। पी दोनों जगह चल रहा है, तो पी ये आपके पास सार्वंतर कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा। दोनों चीजें सेम हो ना, तो सार्वंतर में वही आ जाता है, ज्यादा नहीं सोचना। पी का भाग पी में दोगे तो एक बार, एक को 1 - p से गुणा करोगे तो 1 - p, माइनस है तो माइनस। पी का भाग पी में एक बार, एक को 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ऑलरेडी कट चुका है। ये आ गया माइनस का p बटेवा p, तो p से p कट जाएगा एक बार और माइनस का 1 आ जाएगा। सार्वंतर कितना आ गया? -1। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका साथियों? से ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? से ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर क्या हो चुका है? बंटा ढार हो चुका है। अपन ने इसको भी क्या कर दिया है? मक्खन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं, ये 5 हो गया है। छठा आपके है ही नहीं साथियों, ये आपके उसका सिलेबस में नहीं है आपके, ये प्रश्नावली कट चुकी है आपके, ठीक है, रचना वाली प्रश्नावली का है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके कट चुका है। अब आते हैं अपन सीधा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है, एमसीक्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे थे साथियों, हमें 8 कोट स्क्वायर है माइनस 8 कोसेक स्क्वायर दे रखा है। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है साथियों? वैल्यू ज्ञात करनी है, शायद इसका मान ही ज्ञात करना है। बिल्कुल, ये किसके बराबर हमें पता करना। ओके, हमें एक सर्वसमीका अच्छे से आती है साथियों। वो सर्वसमीका क्या कहती है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले यह 8 कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लो। जो चीज दिख रही है ना उसको तो कर ही लो, माइनस कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। हमें एक सर्वसमीका पढ़ी हुई साथियों की, वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। क्या पढ़ा? 1 प्लस कोट बराबर हमने पढ़ा कोसेक स्क्वायर है। क्या पढ़ा? कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर ये पढ़ा। हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट, सॉरी कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है। तो कोट स्क्वायर इधर है, ये तो कोसेक स्क्वायर को इधर लेकर आओ, तो ये आ जाएगा साथियों, देखना कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन इस एक को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 8, और यह लिखोगे -1, तो यह आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? राइट ऑप्शन हो जाएगा माइनस का 8, यानी से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी सर्वसमीका आपको अच्छे से आनी चाहिए साथियों, ताकि आपका काम यहाँ पे क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसको अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो साथियों बात करते हैं, हमें ये सवाल दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7। हमें ज्ञात करना sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, हो सकता है ऐसा सवाल आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। तो अब देखो, आप इसको देखोगे ना, आप कुछ नहीं सोच ही नहीं सकते आप वहां पर, ठीक है ना। तो इसका क्या हल करना है, कैसे हल करना आप नहीं सोच पाओगे। तो आप अगर इस क्लास में इसको सीख लोगे ना साथियों, तो वहां पर इसको क्या कर लोगे? राजी खुशी कर करके आ जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना साथियों,
यहाँ पर हमें एक सर्व समीकरण लगानी है साथियों। हमने देखो सेक और टेन में हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी साथियों, वो सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी साथियों, बचपन में पढ़ी थी साथियों। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूं साथियों, तो यहाँ पर मैं पाता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या करता हूं, उधर भेजता हूं, तो यहां देखना ये हो जाएगा 1 बराबर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा साथियों, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी मैंने देखा कि यहां पर मैंने पाया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है साथियों, 1 होता है। अब हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी साथियों कि एक्स स्क्वायर, यानी ये तो सर्व समीकरण त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, लेकिन एक बीजगणितीय सर्व समीकरण पढ़ी साथियों अपन ने, वो पढ़ी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो होगा सेक प्लस थीटा, और सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो ये दोनों बातें आपके आई की नहीं, जो हमें चाहिए थी वो आई की नहीं। तो यहां पर अपन लिखेंगे साथियों इसको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसके इनटू में क्या चलेगा तो साथियों सेक थीटा माइनस टेन थीटा चलेगा। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू तो हमें दे रही 7, तो यह देगा 7 इंटू यह देगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में क्या चल रहा है साथियों 1। हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान चाहिए ना, तो 7 कचरा पट्टी है ना, इसको साइड में भेजो, तो इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो फाइनली सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हमें मिल चुका है 1/7। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, 1/7 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो अपना इस प्रकार पर इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं साथियों। यहां पर देखना हमें दे रखा है, यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु हो, fi इसकी बारंबारता हो, x बार माध्य हो, तो हमें सिग्मा fi xi माइनस x बार का मान ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सवाल है साथियों, बहुत ही घुमा और टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। यह सवाल आप किताब के अंदर कहीं नहीं पढ़ोगे। ऐसे सवाल अगर आ जाते ना साथियों, तो उनका जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपने सारे एमसीक्यू की प्रॉपर तैयारी कर रखी है। ठीक है साथियों, तो यहां हमें बात करते हैं साथियों कि हमने पहले तो एक माध्य का सूत्र पढ़ रखा साथियों, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटेवा सिग्मा एफ आई, ये होता है ना साथियों। सिग्मा एफ आई यानी एन है, सबको जोड़ेंगे तो एन आएगा। यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं साथियों सिग्मा एफ आई को मैं क्या लिख रहा हूं साथियों, एन लिख रहा हूं, तो एक्स बार बराबर मेरे पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटेवा एन, और इस एन को इधर भेज लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एन एक्स बार बराबर आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए साथियों, तो मुझे वैल्यू चाहिए साथियों सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना सुनना, ये एफ आई एक्स आई है ना, ये कहां से कहां तक चल रहा है, ये 1 से n तक चल रहा है, i का मान 1 से n तक चल रहा है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्या होता है साथियों, जोड़ होता है। अब देखो जोड़ कहां से कहां तक कर रहे, देखना इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, यह आ जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, और ये आ जाएगा एफ आई एक्स आई, क्या हो जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार में, ये भी आपका कहां से कहां तक चल रहा है, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, और ये आ जाएगा x बार आ जाएगा। अब मेरी बात सुना, तो इसको अपन यही लिखेंगे, एफ आई एक्स आई चल रहा है तो ये आपका ऐसा कैसे आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, दोनों बातें एक ही है। लेकिन अगर कोई चीज, मेरी बात सुनो, n बार रिपीट होती है तो वो n गुना हो जाती है। मैं बोलूं कि 5 बार आ रहा है तो वो 5 को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूं कि x बार n बार आ रहा है, तो x बार अगर n बार आ रहा है तो वो nx बार हो जाएगा, n से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए साथियों nx बार की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल रखी है समीकरण 1 से, ये तो यहां देखना सिग्मा एफ आई एक्स आई इसकी जगह माइनस एनएक्स बार की वैल्यू हमारे पास है सिग्मा एफ आई एक्स आई है। तो अब सिग्मा एफ आई एक्स आई में से सिग्मा एफ आई एक्स आई घटाएंगे तो 0 आएगा। तो फाइनली हमें जो चाहिए था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का इसका मान कितना आएगा साथियों, 0 आएगा। ये अपन ने इस प्रकार इसको कर लिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे से उतारे, इसको समझे, इसको अच्छे से नोट करें। समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास को वापस देखे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्या बोला जा रहा है स्क्रीन पर अच्छे से देखो आप, किसी स्कूल के छात्रों की संख्या उनकी आयु के अनुसार निम्न प्रकार से, यानी एक तरफ हमें आयु दे रखी, दूसरी तरफ नीचे हमें क्या दे रखा, छात्रों की संख्या दे रखी। यानी 8 आयु, यानी 8 वर्ष की आयु वाले कितने जने हैं, 15, 9 वर्ष की आयु के 25 जने। तो ऐसा सवाल जब भी आता ना साथियों, आपको क्या करना है, ये देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता कितनी आ रही है। यानी सर्वाधिक बालकों की संख्या जो होगी वो सर्वाधिक बारंबारता होगी, वो हो जाएगी साथियों 41। वो किसकी है,
तो वो आयु 12 वालों की है, तो आपकी यहाँ पर जो बारंबारता सर्वाधिक हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, 12 वर्ष के आयु वालों की बच्चों की सबसे ज्यादा बारंबारता है, यानी 12 वर्ष की उम्र वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं, कितने हैं, 41 है, तो आपकी बारंबारता हो जाएगी साथियों 12, कितनी हो जाएगी साथियों, 12 हो जाएगी। यानी जिसकी चीज मैं जैसे बात करता हूं कि यहाँ पर जैसे अपना फ्रूट ले ले, बहुत सारे फ्रूट ले ले, यानी आम भी ले लिया, केले भी ले ले, संतरे भी ले लिए और सब ले लिए, और फिर अपन ने बोल दिया कि उनका वजन एक तरफ लेता हूं मैं 20, 50, 300, 500 ऐसे मैं सबका वजन लेता हूं, तो फिर अपन देखेंगे सबसे ज्यादा वजन किसका है, अगर आम का होगा ना तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी हो जाएगी, आम की हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 12 वर्ष की जो आयु वाले है उसकी संख्या ज्यादा है तो बारंबारता 12 होगी, 41 नहीं होगी, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। तो आपके बारंबारता कितनी आ जाएगी, 12, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फटाफट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, पहले तो मेरी बात सुनो, एक सिक्का उछालते हैं ना अपन तो एक तो हेड आता है और एक क्या आता है, टेल आता है, लेकिन दो सिक्के उछालेंगे तो पहली बात तो अपन ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे, तो कितने आपके ऑप्शन आएंगे, कितने विकल्प आएंगे, तो अपन बात करते हैं दो सिक्के उछालने पर आपके पास परिणाम क्या क्या आता है, तो वो आता है साथियों, आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। दो सिक्के उछाल रहे हो ना तो 2 बार हेड लिखो और 2 बार क्या लिखो, टेल लिखो, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, यानी ये आपके पास क्या आएंगे, परिणाम आएंगे, ठीक है। परिणाम कितने आएंगे, 4 परिणाम आएंगे। अब दो सिक्के उछाल लो एक साथ, तो मैं इसका तरीका बता देता हूं कि कितने भी सिक्के उछालते हैं ना साथियों तो उसके परिणाम कैसे निकल जाते हैं। तो सूत्र होता है 2 की पावर n। अगर दो सिक्के उछाल रहे हो ना, देखो पहले मैंने एक सिक्का उछाला तो 2 की घात 1 करूंगा तो कितना आएंगे, 2 परिणाम आएंगे, हेड और टेल। अगर मैं दो सिक्के उछाल रहा हूं तो 2 की पावर क्या करूंगा साथियों, 2 की पावर n में 2 की पावर क्या करूंगा 2, और वो कितना आएगा 4, तो देखो आपके पास कितने परिणाम आएंगे 4। लेकिन अगर मैं 3 सिक्के एक साथ उछालता हूं तो कितने परिणाम आएंगे, तो 2 की घात 3 कर लो तो ये आ जाएगा 8, तो 3 सिक्के एक साथ उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, 8 परिणाम आते हैं। खैर हमें क्या मतलब, हमारे पास 4 परिणाम आ गए। हमें पूछ रहा है कि अधिक से अधिक एक हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक से कम वाला चलेगा। तो अधिक से अधिक हेड किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर इसमें अधिक से अधिक एक हेड इसमें आना चाहिए। अब देखो बिल्कुल हेड तो इसमें आ नहीं रहा, अधिक से अधिक हेड कितनी स्थितियों के अंदर आ रहा है, 2, तो हमें क्या प्रायिकता निकालनी, प्रायिकता होती है अनुकूल घटना बटेवा कुल घटना। कुल घटना कितनी हो रही है, 1 2 3 4, तो कुल घटना हो रही साथियों 4, और अधिक से अधिक एक हेड आने के लिए कितने अनुकूल है सर, परिणाम कितना आ रहा है, 2 परिणाम ही आ रहे हैं, ये अपन नहीं रह सकते क्योंकि इसमें 2 हो गए, हमें अधिक से अधिक कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे, तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 1/2, कितनी आ जाएगी 1/2। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बे, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका बे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये अपना 12वां क्वेश्चन था शायद, है ना, 11वां अपन कर लिया, ठीक है, ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन था, यानी यहां तक अपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया, ठीक है, डेस्क का है ना पेपर है ये, तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करते हैं रिक्त स्थान के क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां बोला जा रहा है कि वह समीकरण युग जिसमें कोई हल नहीं होता है। अब कोई हल कब नहीं होता है, जब दो रेखाएं क्या होती है साथियों, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है, क्योंकि वो कभी काटती नहीं है तो इसमें कोई हल भी नहीं आएगा। तो कोई हल नहीं होता है तो रैखिक समीकरणों का समांतर युग्म कहलाता है। वो कैसा युग्म कहलाता है, अब देखो अगर दो रैखिक समीकरण है, अगर उनका अद्वितीय हल आ रहा है तो वो युग्म कैसा कहलाता है, प्रतिच्छेदी युग्म कहलाता है। क्योंकि अद्वितीय हल कब आता है साथियों, जब रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब मैं बोलूं कि दो रैखिक समीकरण इस प्रकार है कि उनके अनंत हल आ रहे हैं, तो वो कैसा युग्म होगा, वो संपाती होगा। क्योंकि अनंत हल कब होते हैं साथियों, जब संपाती लाइन है, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है तो उसे कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं, संपाती, यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा आएगी तो सब जगह काटेगी, तो अनेक हल आएंगे। तो अनेक हल होने के लिए रेखाओं का युग्म कैसा होगा, संपाती। कोई हल नहीं आएगा उसके लिए रेखाओं का युग्म कैसा होगा, तो समांतर होगा। अद्वितीय हल या फिर एक हल आने के लिए कैसी होगी रेखाएं, तो वो प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी रेखाएं, वो युग्म आपका प्रतिच्छेदी होगा। तो सारी बातें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, समांतर श्रेणी का धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर कभी धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक होता है, कभी शून्य हो सकता है। तो सार्वंतर आपका धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, किसका, समांतर श्रेणी का। एक वक्र रेखा पर दो बिंदु के बीच की दूरी, क्वेश्चन नंबर 3, एक वक्र रेखा, वक्र का मतलब इस प्रकार की रेखा, अब दो बिंदु के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है साथियों, ये चाप कहलाती है। इसको क्या कहते हैं साथियों, चाप कहते हैं, ठीक है। वक्र रेखा पर दो बिंदु के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं साथियों, चाप कहते हैं। फिर इसके बाद अपन इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, इसमें कोई भारी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साथियों, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमें दो बिंदु दे रखे -a और a, एक बिंदु दे रखा साथियों आपके पास -a और a।
दूसरा बिंदु हमें दे रखा साथियों माइनस ए और माइनस है। हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र लगा दो। तो दूरी सूत्र क्या कहता है साथियों, जैसे ये बिंदु ए मान लू और सॉरी ये बिंदु आपका पी हो गया, ये बिंदु क्यू हो गया, तो ये जो दूरी आएगी पी क्यू वो दूरी आएगी साथियों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो। चलो इसको कर लेते अपन। यहाँ देखो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है माइनस है, तो माइनस ए में से आप क्या कर रहे हो माइनस ए घटा रहे हो तो वो प्लस ए हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना साथियों माइनस है, माइनस ए में से आप क्या कर रहे हो ए घटा रहे हो, ये वापस माइनस है, इसका होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने प्लस नहीं किया, क्योंकि ये प्लस का था, तो प्लस का था तो वो आपका माइनस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस का था। अब माइनस वाले को माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्लस। माइनस का है प्लस का है तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल से जीरो आएगा, प्लस प्लस ये माइनस है माइनस का 2a, माइनस का 2a का स्क्वायर कर दो, माइनस का 2a का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। चलो कर लेते हैं, ये तो जीरो खत्म कर दो इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। 4 बाहर आएगा रूट से तो 2 आ जाएगा और a बाहर आएगा रूट से तो a आ जाएगा। तो हमारे पास पी क्यू दूरी कितनी आ गई साथियों 2a आ गई है, यानी बिंदु p और q के बीच की जो दूरी होगी साथियों वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों 2a हो जाएगी। तो ये रिक्त स्थान में हमारे पास आ जाएगा 2a, ठीक है। माइनस है ए और माइनस है बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी 2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2a। इसको आप अच्छे से नोट करो, दूरी सूत्र आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए साथियों, फिर आप इसको कोई दिक्कत नहीं आराम से कर सकोगे। सूत्र के मार्क्स होते हैं साथियों, सूत्र साथ के साथ अच्छे से याद करते हैं। चलो नोट करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं साथियों, ये सर्व समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये तो वो दिख रहा ना साथियों x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वो होता है साथियों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अपन सर्व समीकरण लगाएंगे साथियों x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह क्या आएगा 1, y की जगह क्या आएगा साइन। तो सर्व समीकरण अप्लाई करते हैं, इसको ऐसा कैसा लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इंटू देखो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, पहले 1 का स्क्वायर कर दो, चलो माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसा आ जाएगा साथियों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है, यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर और y की जगह आपके पास साइन है तो साइन का स्क्वायर हो गया, ये आ गया कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखना साथियों 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसका मान होता है साथियों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है साथियों सेक स्क्वायर थीटा। इसकी सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साथियों सेक स्क्वायर थीटा। और ये देखना साथियों हमने पढ़ा साथियों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है साथियों 1 होता है। हमें एक्चुअली किसका मान चाहिए साथियों, हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजो, तो यहां देखोगे आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपने एक सूत्र पढ़ रखा साथियों कि हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है ना वो होता है 1/, कोस थीटा, यानी सेक और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे सुल्टे होते हैं। तो अब यहां पर सेक स्क्वायर आ गया तो यहां पर भी क्या जाएगा कोस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1/, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा साथियों 1 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कटिंग कटिंग बराबर क्या बचा 1 बचिंग। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया साथियों 1 आ चुका है। सवाल बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग और रोचक था, इसको आप एक बार वापस देखें आपको समझ में आ जाएगा। मैं 2 बार इसको नहीं बता सकता, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। आप इसको अच्छे से समझें, इसको नोट करें, ठीक है। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। इसको करें, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं साथियों। हमें बोला जा रहा है कि एक माध्यक का 3 गुना, यानी माध्यक का कितना गुना साथियों 3 गुना है। ध्यान से सुना साथियों सवाल को, माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुने का अंतर, और माध्यक का कितना गुना साथियों 2 गुना, इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, ये हमें पूछ रहा है कि एक माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुने का अंतर किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछ रहा है। हमें माध्यक और बहुलक में एक संबंध पता है साथियों, वो संबंध क्या है, हम जानते हैं कि 3 इंटू माध्यक क्या होता है, 3 इंटू माध्यक बराबर वो होता है बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। अब मेरी बात को सुनना, 3 इंटू माध्यक इधर है,
इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, 2 इंटू माध्यक, तो उधर क्या बचेगा, बहुलक बचेगा। तो ये अपने पास रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा साथियों, बहुलक आ जाएगा। 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य बराबर क्या आएगा, बहुलक। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए कि 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। इस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। हमें माध्यक और बहुलक का मान देकर के माध्य का मान पूछ सकता है, हमें बहुलक और माध्य का मान देकर के माध्य का मान पूछ सकता है। तो ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्रिपेयर कर लेना साथियों, इस क्लास के अंदर ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए, आपको सवाल ये देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। तो अपन ने रिक्त स्थान के सवालों को भी यहाँ पर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अपन अति लघुरात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो सूत्र को। तो साथियों सवाल कुछ इस प्रकार है, तीसरे का फर्स्ट हमारे पास हमें दो संख्याओं का में से दे रखा है और हमें ले से पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है साथियों, जब भी दो संख्या देकर के उसका में से या ले से देकर के ले से या में से कुछ पूछा जाता है तो आपको एक सूत्र पता होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और वो सूत्र है साथियों, हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणा, दो संख्या का जो गुणा होता है साथियों, वो आपका ले से और में से के गुणा के बराबर होता है। तो दो संख्याएं क्या है आपके पास, तो आपके पास है साथियों 306 इंटू 657 है, बराबर ले से इंटू में से। हमको क्या दे रखा, में से, हमें ले से निकालना है, तो ले से ऐसा का ऐसा और में से की जगह आप लिख दो 9, क्योंकि में से आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब आपको ले से चाहिए तो उसका कचरा पट्टी को इधर लेगा, वो गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। नियम हमें पता होना चाहिए, 306 इंटू 657 बटेवा 9, और ये आ गया हमारे पास लोसा लेस आ गया। अब 9 का भाग इधर दो, देखो किस में जा रहा है, देखे तो ये दोनों 6 और 3 9 होता है, अंकों का योग में अगर 9 का भाग जा रहा तो संख्या में भी जाएगा, तो 9 का भाग दो, 9 तेरी 27, फिर बचा कितना 3 36, 9 चौक 36, 34 बार भाग जा रहा है। तो सिंपल सा जब अपन 34 को 657 से गुणा करेंगे साथियों तो हमें क्या मिल जाएगा, लेस से मिल जाएगा। अब देखो गुणा गुणा आप देख लेना, करते रहना, अब आपका ऑप्शन इसमें है नहीं, तो कुल मिलाकर 34 को 657 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा साथियों, लेस से मिल जाएगा। ठीक है, तो मुद्दा आपको समझ में आ चुका है। कुल मिलाकर के लेस से में से कुछ भी देख करके हमसे एक चीज पूछता है तो दो संख्या का गुणा बराबर लेस से इंटू में से होता है। इधर संख्या का गुणा करो, उधर लेस से में से का गुणा करो। एक चीज दे रखी वो लिख दो, दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी है तो जो दे रखा उसको इधर भेज दो, हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल को नोट करो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमें यहाँ पर शून्यकों का योग दे रखा, शून्यकों का गुणा दे रखा और हमसे पूछा जा रहा है वो बहुपद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो साथियों, बहुपद ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए हमें पता, देखो शून्यकों का योग ये दे रखा और हम शून्यकों का योग कितना जानते हैं साथियों, हम जानते हैं वो होता है माइनस का b बटेवा a होता है। यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। फिर हमें शून्यकों का गुणा कितना दे रखा साथियों, वो दे रखा 1 बटा है और हम कितना जानते हैं c बटेवा a होता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों हमें तुलना करनी है, यहाँ पर a का मान a आ रहा है लेकिन यहाँ a का मान 1 आ रहा है, जबकि हमें a का मान तो सेम चाहिए। तो यहाँ समस्या आ रही है साथियों हमारे पास, ये समीकरण कौन सी साथियों, 1 है, ये कौन सी समीकरण है, 2 है। हमारे पास ये समस्या आ रही है कि यहाँ पर a का मान a आ रहा है लेकिन यहाँ a का मान 1, तो इस जो ये एक है ना, इसको भी मुझे a बनाना पड़ेगा ताकि दोनों जगह a का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें इस एक को a कैसे बनाओ, तो मुझे a से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन मनमर्जी चलती नहीं, गणित है ये, यानी इसको 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर वाले को भी a से गुणा करना पड़ेगा। यानी समीकरण 1 में मैं क्या करूंगा, अंश व हर को a से गुणा कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर देखना समीकरण 1 किसकी बात करता हूँ, समीकरण 1 में अंश व हर को a से गुणा, क्या करने पर, a से गुणा करने पर, क्या करने पर साथियों, a से गुणा करने पर। तो ध्यान दे, तो यहां गुणा करूंगा तो a बटेवा 1, इसको मैं गुणा कर रहा हूं a बटेवा a से, माइनस का b बटेवा a चल रहा है, तो a इंटू a क्या होगा साथियों, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर बटेवा 1 इंटू a क्या होगा, a बराबर माइनस का b बटेवा a। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से आप क्या करो साथियों, एबीसी के मान निकाल लो। तो समीकरण 2 व 3 से साथियों ध्यान से देखना, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो यहां देखो 2 और 3 को देखो, इसको भूल जाओ, अब इससे अपने कोई मतलब नहीं, इससे काम नहीं बन रहा था ना, तभी 3 नहीं। तो यहां देखो a बराबर a, यानी हमारे पास a कितना आ गया, a आ गया। b की बात करते हैं साथियों, ध्यान देना, यहां पर b कितना आ जाएगा साथियों, आप लिखोगे a स्क्वायर, जो कि गलत है। b का मान a स्क्वायर नहीं है, b का मान माइनस का a स्क्वायर। देखो चूंकि माइनस का b, ये माइनस का b किसके बराबर है साथियों, a स्क्वायर के बराबर। हमें माइनस के b का मान चाहिए या b का, हमें b का चाहिए ना, तो माइनस को उधर भेजो, तो ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर, यानी b का मान आ जाएगा साथियों माइनस का a स्क्वायर। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना, वापस देख लेना इस पॉइंट को, मैं कह रहा हूँ गलती यहाँ करोगे आप। हमें c चाहिए, c कहां से आएगा, तो c बराबर तो 1 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद क्या बनेगा साथियों, द्विघात बहुपद क्या बनता है, तो द्विघात बहुपद हमारे पास आ जाएगा, द्विघात बहुपद हमारे पास आ जाएगा, देखो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान कितना है, ए है, तो यह आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर। फिर आता बी एक्स, बी कितना है माइनस ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, एक्स आ जाएगा, प्लस सी, सी कितना है 1, तो यह आ जाएगा +1। तो बताओ अपने को निकाल दिया ना द्विघात बहुपद क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स +1, जिसके शून्यकों का योग माइनस, जिसके शून्यकों का योग ए है और शून्यकों का गुणा 1/a ए है। तो इस प्रकार से अपन बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें यह पता है कि शून्यकों के जो शून्यक और गुणांकों के बीच में हमें संबंध पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग होता है माइनस का b/a होता है, शून्यकों का गुणा होता है वो c/a होता है। तुलना उलना करनी है, एबीसी का मान निकालना है और आपका ये मानक रूप है उसमें एबीसी के मान क्या कर देने हैं, पुट कर देना है, हमें वो द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो सवाल मक्खन हो चुका है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। तो बढ़ते हैं साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ, तीसरे का है, हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि द्विघात बहुपद दे दे और शून्यकों का योग और गुणा पूछे, तो हमें शून्य ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हमें शून्यकों का योग और गुणा निकालने के लिए सूत्र आता है। तो बात करते हैं सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो योग होगा साथियों, वो साथियों योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। पहले इसमें से एबीसी निकाल लो, ए कितना आपके पास 3, बी कितना आपके पास, तो माइनस का 3√2, माइनस के साथ लिखना गलती करोगे आप केवल 3√2 लिख दोगे, और सी कितना है 1 है, सी कितना है 1 है। तो बताओ शून्यकों का योग आपके पास कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये तो सूत्र का, बी कितना चल रहा है आपके पास -3√2, कोष्टक के अंदर लिख दो -3√2 बटेवा ए कितना चल रहा है आपके पास 3 चल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3√2 बटेवा 3, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली आपको मिल चुका है √2। तो शून्यकों का योग यानी इस द्विघात जो बहुपद दे रखा है उसमें शून्यकों का योग कितना आएगा, तो √2 आएगा, कितना आएगा, √2 आएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं मच्छर, फिर बात करते हैं साथियों दूसरा सवाल देखना, यहाँ पर हमें दे रखा है शून्यकों का गुणा भी ज्ञात करना है साथियों, शून्यकों का गुणा ज्ञात करना है। अब गुणा ज्ञात करना है तो हम तो क्या जानते हैं सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, c की वैल्यू 1 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो शून्यकों का गुणा कितना देगा साथियों 1/3, शून्यकों का योग कितना आ गया √2। तो बताओ अपन एक द्विघात बहुपद से डायरेक्टली शून्यकों का योग और गुणा ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध अच्छे से पता है तो। ठीक है साथियों, तो सवाल को नोट करो, फिर बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमें x के लिए एक समीकरण दे रखी है और हमें इसको क्या करना है, हल ज्ञात करना है, यानी x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड विधि अच्छे से आती है। क्या करना पड़ेगा साथियों, हमें बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करना। देखो गुणनखंड विधि सीख लेना, बाहर वाली संख्या को गुणा करो, 6 × 3 कितना होगा, 6 तेरे 18, यानी 18 हो जाएगा। हमें दो संख्याएं सोचनी है जिसका गुणा कितना होता है साथियों 18 होता है, जिनको जोड़े या घटाए तो हमें 11 मिल जाना चाहिए, बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 6 × 3 से आ रहा ना सर 18, तो लेकिन 6 और 3 से क्या 11 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये आपका टुकड़ा कैंसिल हो चुका है। 9 × 2, 9 × 2 सर 18 होता है, और 9 और 2 को जोड़ लो सर 11 होता है, तो आपके टुकड़ा हो जाएगा 9 और 2। तो यहाँ पे इस टुकड़े को सेट करो 6x², 11x की जगह आएगा आपका, देखना ध्यान से 9x + 2x, 9x 2x कितना होगा 11x, बाकी आपका +3 ऐसा का ऐसा। अब देखना साथियों 2 2 के जोड़े बना लो, ये आ गया जोड़ा, ठीक है जोड़ा गया। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है साथियों, 6 और 3, 9 में कॉमन आ रहा है 3, एक x² या x है तो कॉमन आ रहा है x, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, x का भाग x² में देंगे x बार जाएगा, प्लस प्लस 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, x से x कट गया, बात खत्म। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना x कॉमन आ रहा ना संख्या, तो +1 कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा 2x + 3 बराबर 0। यहाँ देखो 2x + 3, 2x + दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, नहीं आ रहे तो आप गलत कर रहे हो, ये चेक करने का तरीका है। 2x + 3, 2x + 3 दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लो, 2x + 3 को कॉमन ले लो, ये बाहर आ गया तो यहाँ से तो बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा +1 बराबर 0। दो कोष्टक गुणा होकर के यदि 0 आ रहा है तो किसी एक कोष्टक की वैल्यू 0 है, लेकिन हमें नहीं पता है किस कोष्टक की वैल्यू 0 है, तो पहले कोष्टक को 0 के बराबर लिखो, एक x का मान आएगा, फिर दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर लिखो, दूसरे x का मान आएगा। हमें 2 x के मान चाहिए क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो x के कितने हल आएंगे, 2 हल आएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं यदि, पहली बात करते हैं यदि 2x + 3 बराबर 0, तो यहां से आएगा 2x बराबर -3, +3 उधर जाएगा तो -3, तो x बराबर आ जाएगा, अब 2 उधर जाएगा भाग में तो -3/2, पहले प्लस का 3 उधर गया तो -3, फिर गुणा में 2 तो भाग में जाएगा, ठीक है, तो x बराबर आ गया -3/2। अब इसको 0 लिखा, अब इसको लिख लो। अब बात करते हैं यदि 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर +1 को उधर भेजो -1,
3 को बटा में भेज दो तो x बराबर -1/3। तो इस समीकरण के हल अपने गुणनखंड विधि से कर लिए हैं। तो साथियों गुणनखंड विधि भी आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी और समीकरण के हल भी अपने यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। तो सवाल को ढंग से नोट करो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए साथियों हमें विविक्तिकर का मान निकालना पड़ेगा। आप यहां पर ढंग से सीख लो, मैं आपको सिखा देता हूं। विविक्तिकर होता है साथियों b² - 4ac। अब हमें इसको कैसे पता चलेगा, इसको देख करके कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है, यानी मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, यानी मूल बराबर है, अलग अलग है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। सारी बातों का जवाब साथियों ये b² - 4ac विविक्तिकर देगा। कैसे देगा, ये देगा साथियों पहली स्थिति, यदि b² - 4ac का मान 0 से क्या आता है साथियों, बड़ा आ जाता है। 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब समझ लो साथियों कि आपके मूल कैसे होंगे साथियों, मूल आपके वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक। और इसके अलावा मूल कैसे होंगे साथियों, आपके अलग अलग होंगे। कैसे होंगे साथियों, मूल अलग अलग होंगे। तो मूलों की प्रकृति पता चली ना कि b² - 4ac का मान 0 से अगर बड़ा है साथियों तो आपके मूल वास्तविक होंगे और मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। फिर बात करते हैं साथियों इसी कड़ी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। b² - 4ac अगर साथियों 0 के बराबर आ जाता है, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो आप समझ जाना कि यहां पर मूल कैसे है साथियों, वास्तविक है। कैसे साथियों, वास्तविक है। लेकिन इस बार आपके मूल कैसे होंगे साथियों, बराबर होंगे, इस बार अलग अलग नहीं होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस आता है साथियों आपके पास, अगर b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाता है, यानी माइनस में आ जाता है, 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाता है, तो मूल काल्पनिक होंगे, उनका अस्तित्व नहीं होगा। काल्पनिक चीजों का अस्तित्व नहीं होता है, तो मूल यहां पर कैसे हो जाएंगे साथियों, तो मूल हो जाएंगे आपके पास काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। तो इन दो केस में मूलों का अस्तित्व होगा और इस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये आपके पास एक समीकरण दे रही कि इसके मूलों की प्रकृति जांच करनी है। तो सबसे पहले आप एबीसी के मान लिखो। तो ए बराबर कितना, 2, फिर बराबर बी बराबर देखो कितना, -4, सी बराबर कितना, 3। ए बी सी चिन्ह के साथ लिखना, सॉरी चिन्ह के साथ लिखना, तो -4 आएगा। कितना आएगा, -4। अब मुझे विविक्तिकर का मान ज्ञात करना है, यानी b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। तो विविक्तिकर होता है साथियों b² - 4ac। b² मतलब -4 का स्क्वायर, तो यह देगा -4 का स्क्वायर, -4ac। 4a की जगह कितना आएगा साथियों, 2 आएगा। c की जगह कितना आएगा साथियों, 3 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। आप बोलो सर माइनस है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाता है। -4 दूनी 8 और 8 तेरी 24, ये आ गया 24। 16 में से 24 घटाओगे साथियों तो यह आ जाएगा आपके पास -8 आ जाएगा। छोटी में से बड़ी घटा रहा हो तो ये आपके कैसा आ जाएगा साथियों, 0 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां देखो साथियों b² - 4ac का मान है वो 0 से क्या है, छोटा है, माइनस का 8 आ गया है। तो मुझे बताओ इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ध्यान से देखो, मूल कैसे हो जाएंगे साथियों, काल्पनिक हो जाएंगे। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए साथियों ये कि मूलों की प्रकृति के लिए जो 3 प्रतिबंध है कि अगर 0 से बड़ा b² - 4ac तो मूल वास्तविक है और अलग अलग है। b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो मूल आपके वास्तविक है और मूल कैसे साथियों, बराबर है। अगर b² - 4ac 0 से छोटा आ जाता है तो मूल आपके काल्पनिक होंगे। तो यहां पर मूल कैसे हो जाएंगे साथियों, मूलों की प्रकृति में बोलो, मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे साथियों, तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट उधर लिखा दिया है, उसको भी आप नोट करें। सवाल आपको यहां समझा दिया है, इसको भी आप नोट करें। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है साथियों, इसको अच्छे से नोट करो। तो साथियों सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। हमें दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं और हमें यहाँ पर k का वह मान ज्ञात करना है साथियों जब इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल कैसा होगा साथियों। तो यहाँ पर हल बोल रखा साथियों कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा साथियों, अद्वितीय हल कब होता है साथियों, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ अद्वितीय हल होने के लिए प्रतिबंध क्या है। तो अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध तो इसका प्रतिबंध अपन ने पढ़ रखा है साथियों, वो होता है साथियों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ध्यान दे यहाँ पर हमारे पास a1/a2 कितना है, तो वो हो जाएगा k/3। नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 कितना है साथियों, तो 2/1 हो जाएगा, 2/1। इसको थोड़ा सोल्व करें, इसको थोड़ा क्या करें, सोल्व करें। तो आप सोल्व करोगे के को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, के इज नॉट इक्वल टू 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर के का कोई फिक्स मान नहीं है साथियों, लेकिन यहां से हम ये क्लियर कर पा रहे हैं कि के का मान 6 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा इसके अतिरिक्त कुछ भी संभव है। अर्थात के का मान 6 के अतिरिक्त कुछ भी संभव है। अर्थात के का मान 6 के अलावा यानी 6 नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो के का मान 6 के अलावा कुछ भी संभव है, के अलावा कुछ भी
संभव है। तो यहाँ पर अपन ने के का मान निकाल लिया है दी गई स्थिति के लिए कि हमें दे रखा था कि kx + 2y = 5, 3x + y = 1 के लिए हमें चेक करना था। तो सबसे पहले प्रतिबंध पता होना चाहिए साथियों कि अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 k/3 k/3, b1/b2 यानी 2/1 2/1, k को 1 से गुणा करा k, 3 को 2 से गुणा करा 6, k इज नॉट इक्वल टू 6 यानी 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा k का मान कुछ भी संभव हो सकता है, अपन फिक्स नहीं कह सकते कि इसका मान ये होगा। ठीक है साथियों, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे बात समझे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करते हैं, 7 क्वेश्चन है साथियों। यहां पर बोला जा रहा है साथियों वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है। तो साथियों ध्यान रख लेना, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, समकोण के ऊपर काटती है, या फिर त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा साथियों, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर अपन साथियों इसी के क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो बिंदु दे रखे साथियों, एक बिंदु -1,7 है और दूसरा बिंदु हमें दे रखा साथियों 4,-3 है। हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है और मध्य बिंदु मैंने माना कि साथियों इसका मध्य बिंदु P है जो x, y है। मान लिया इसका मध्य बिंदु क्या है, P, x, y। सबसे पहले x निकालूंगा, तो मध्य बिंदु में x कैसे निकालते हैं साथियों, कुछ भी नहीं करना है, x1 + x2/2 कर लो। तो x बराबर ये आपका x1 है -1 और ये आपका x2 है, यानी ये आपका हो जाएगा 4/2। 4 में से 1 जाएगा तो साथियों 3, तो 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं y निकाल लूंगा, तो y के लिए कैसे निकलता है, तो y1 + y2/2 हो जाएगा। तो y बराबर y1 कितना है 7, y2 कितना है -3, तो ये आ जाएगा आपके पास -3/2। 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा साथियों 4, तो 4/2 कर लो, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको बताओ बिंदु P क्या मिला, अतः बिंदु P। तो बिंदु P आपको मिल चुका है साथियों। x कितना मिला है 3/2, तो यह आ जाएगा 3/2। y कितना मिला है 2, तो यह देगा y। तो बताओ -1, 7 और 4 -3 का मध्य बिंदु क्या होगा साथियों, 3/2 और 2 होगा। तो मध्य बिंदु में आप हमेशा ध्यान रखना, x निकालने के लिए आपको x1 x2 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, y निकालने के लिए y1 और y2 को जोड़ना है, 2 का भाग देना। ये आ गया मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सूत्र आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 को आप नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहां पर हमें 2 cos 3 थीटा का मान दे रखा है 1 और हमें पूछ रहा है थीटा का मान कितना होगा। तो आप यहां पर काम करें साथियों, 2 को उधर बटा में भेज दो, तो ये आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। अब यहां पर साथियों आपको थीटा चाहिए ना, तो 1/2 का कोस के पदों में लिख दो। अब कोस में 1/2 कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कोस में 1/2 कब होता है। तो कोस के अंदर 1/2 60 पे होता है। किस पर होता है, 60 पे। तो यह देगा cos 3 थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं cos 60, कितना लिख सकता हूं cos। अब cos से cos जाएगा तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। हमें थीटा का मान चाहिए तो वो जाएगा 60/3, क्योंकि गुणा वाला भाग में जाएगा, 3 दूनी 6 यानी आ जाएगा 20। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा साथियों, 20 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा जब भी सवाल आता है ना साथियों, तो उधर कोई वैल्यू दे रही कि इधर आपका उस किसी रूप में चल रहा, हमें वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो सिंपल सा काम कर आप साथियों उसको भी उसके पदों में लिख दे, ताकि वो चीज आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहाँ 10 होता तो मैं इसको 10 के पदों में लिखता। इस तरह से अपने को क्या करना साथियों, सवाल को करना है। सवाल को ढंग से नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 10 को मक्खन करते हैं। तो साथियों यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 3 के 10वें क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहां पर मैं दे रखा साथियों sin 28 × cos 62 और cos 28 × sin 62। तो आपको यहां पर परिवर्ती सूत्र लगाना है। मैंने आपको पहले भी बोला था साथियों, जब भी आपको अजीब थीटा दिखे कि 28 है 62 है, आपका देखो जान पहचान का थीटा है 0, 30, 45, 60 और 90, लेकिन ये अजीब थीटा आपको दिख रहा है, तो आपको परिवर्ती सूत्र लगाना है, यानी साइन को cos के पदों में, cos को sin के पदों में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर जब भी दो चीजें चल रही ना, तो दोनों को चेंज मत करो, एक को चेंज करो। यहां पर भी 2 है तो दोनों को मत करो, एक को करो। तो यहां देखना मैं साइन है ना, इसको भी साइन बना देता हूं। तो पहले 2 सूत्र लिख रहा हूं मैं साथियों कि साइन, देखो cos थीटा को मैं sin थीटा कैसे लिखूंगा, तो यहां देखना साथियों कि sin थीटा को cos थीटा कैसे लिखते हैं। पहली बात तो सुनो, cos थीटा होता है ना, वो होता है sin 90 - थीटा होता है। क्या होता है साथियों, sin 90 - और यहां पर देखना sin थीटा जो होता है ना साथियों, वो होता है cos 90 - थीटा होता है। ये परिवर्ती सूत्र साथियों आपको पता होना बहुत जरूरी है कि cos थीटा को मैं sin 90 - थीटा लिख सकता हूं और sin थीटा को मैं cos 90 - थीटा लिख सकता हूं। यहां पर देखो अपन लगाएंगे सूत्र को, तो sin 28 ऐसा का ऐसा हो जाएगा। अब cos 62 है साथियों, तो यहां cos 62 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा है, cos थीटा लिख सकता हूं sin 90 - थीटा। तो यह आ जाएगा sin, यह आ जाएगा 90 - थीटा की जगह कितना आ जाएगा साथियों, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह कितना चल रहा है 62 प्लस प्लस। यहां पर cos 62 को ऐसा कैसा लिख दो, सॉरी cos 28 को ऐसा लिख दो। अब यहां पर देखना ये साइन है, साइन थीटा है, साइन 62, तो साइन 62 को लिखूंगा cos 90 - 62।
भाई साइन थीटा को लिखते हैं अपन cos 90 माइनस थीटा, तो ये देगा cos 90 माइनस 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस 62। तो देखो ये आपके पास क्या चल रहा है साथियों, साइन 28 चल रहा है। ये देखो साइन 90 माइनस 62 करेंगे तो साइन 28 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपके पास साइन 28, दोनों एक रूप में आ गए ना, ठीक है। प्लस प्लस ये आपके पास क्या चल रहा है साथियों, cos 28 चल रहा है, cos 90 माइनस 62 करेंगे तो ये भी आपके पास cos 28 आ जाएगा, cos 28 साइन 28 गुणा होगा तो साथियों ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 28 हो जाएगा, प्लस प्लस cos 28 गुणा होगा तो साथियों cos स्क्वायर 28 आ जाएगा। हमें पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सूत्र क्या लगा साथियों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अपन ने इसका मान कितना निकाल दिया साथियों, 1 निकाल दिया है, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। परिवर्तित सूत्र ध्यान रखना, साइन cos थीटा को लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा। इस सूत्र को आप ढंग से याद रखें, दोनों को चेंज नहीं करना है, एक को ही चेंज करना है, इधर भी दोनों को चेंज नहीं करना, एक को ही चेंज करना है। इस प्रकार अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होता है, बढ़ते 11 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट करो। तो साथियों अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कोई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देते, कक्षा 10 के छात्र हैं, वो इस प्रकार से प्राप्तांक करते हैं 18, 10, 15, 12, 18, 17, 15, 16, 19, ये उनके प्राप्तांक है, ठीक है। तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि जब भी आपको कोई सीरीज दी जाती है, उनका माध्य ज्ञात करना हो ना, तो सबसे पहले उसको एक क्रम में जमाओ, या तो घटते क्रम में लिखो संख्या को, या फिर बढ़ते क्रम में। यहां पर मैं इसको साथियों आरोही क्रम में लिख देता हूं, यानी बढ़ते क्रम में लिख देता हूं। आरोही क्रम जमा देते हैं साथियों, तो आरोही क्रम जमा लो। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। सबसे छोटी संख्या क्या है आपके पास, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपके पास 10 है। क्या है साथियों, 10 है। उसके बाद क्या है साथियों 12, 12 के बाद क्या है साथियों 15, लेकिन 15 कितनी बार आ रहा है, एक और 2 बार आ रहा है, तो 15 को 2 बार लिख दो। फिर उसके बाद 16 आपके पास है नहीं, तो 17 लिख दो। 18 आपके पास 2 बार आ रहा है, तो 18 2 बार लिख दो। फिर 19 आ रहा है। कुल मिलाकर कितना आ गया आपके पास कक्षा 10 के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे ये। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी अपन ने, सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। उसके बाद आपके 12 आ जाएगा, 12 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं 15, 15 कितनी बार आ रहा है, एक और 2 बार आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है 17, 17 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 18 कितनी बार आ रहा है, एक 2 बार आ रहा है। और 19 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो अपन ने 16 नहीं लिखा, ठीक है ना, 15 के बाद 16 नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16, या फिर इसको मिटा ही दो ना, यहाँ देखो मिटा देते हैं। 15 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद 17, 17 कितनी बार है, एक बार। 18 2 बार है, तो 18 2 बार आएगा, एक आ जाएगा 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। अब आप देखो यहाँ पर हमें ज्ञात करना माध्यक। तो देखो साथियों संख्याएं कितनी दे रखी, 9, और 9 क्या संख्याएं 9 दे रखी है, और 9 क्या होता है साथियों, विषम होता है। विषम अंक होता ही नहीं होता है। तो विषम अंक के लिए माध्यक का जो सूत्र होता है ना साथियों, वो होता है साथियों माध्यक बराबर, देखो यहाँ पर n बराबर क्या है 9, और 9 आपका क्या है साथियों, विषम है। n मतलब कितनी संख्याएं हैं, तो ये आपका विषम हो जाएगा। तो माध्यक हो जाएगा साथियों आपका n+1 बटेवा 2वां पद, n+1 बटेवा 2वां पद हो जाएगा। अब n+1 यानी 9+1 हो जाएगा, n की जगह 9, 9+1 बटेवा 2वां पद हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखो 9 प्लस ये कितना होता है, 10 होता है, 10 बटेवा 2 वहां पद हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर वहां पद क्यों लिख रहे हो, वहां पद से क्या मतलब, बहुत बड़ा मतलब है, जब भी समझ में आ जाएगा। 2 का भाग 10 में 2 कितनी बार, 5, 5 वहां पद हो जाएगा। अब गलती क्या करोगे आप गलती करोगे, माध्यक 5 लिख दोगे। माध्यक 5 नहीं है, 5 वहां पद है। 5वां पद कहां देखना है, वो दी गई सीरीज में नहीं देखना है। आपने जो क्रम जमाया ना, घटता या बढ़ता क्रम, वहां जाकर देखो कि 5वां पद क्या है। 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना, 16। तो बताओ माध्यक कितना हो जाएगा, तो माध्यक हो जाएगा साथियों आपके पास 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर है साथियों। इस प्रकार से हमें क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है। या माध्यक के लिए ये सूत्र लगाया, ये विषम के लिए सूत्र है। सम के लिए सूत्र क्या होता है, सम के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सम अगर होता ना, तो माध्यक का सूत्र चलता साथियों आपके पास n बटेवा 2वां पद, ध्यान से देखना, n बटेवा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद। कौन सा पद, 1वां पद। और इस पूरे के अंदर किसका भाग लगता है, 2 का। तो n बटेवा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटेवा 2, ये आपके माध्यक ज्ञात करने का क्या है साथियों, सूत्र है। जब एक सीरीज दे रखी है उसका माध्यक ज्ञात करना, तो सबसे पहले आप एक घटते या बढ़ते क्रम में जमाओ, आपकी इच्छा वैसे जमाओ। फिर देखो कि n जो चल रहा है वो सम है या विषम है। विषम है तो ये सूत्र, सम है तो ये सूत्र, n जो चल रहा है वो n की जगह मान आ जाएगा। सवाल आपको ढंग से समझ में आ चुका होगा।
बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 12 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है साथियों, एक पासे को फेंका जा रहा है। अब पासे में क्या क्या संख्या होती है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक होते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है साथियों, अभाज्य संख्या का मतलब होता है साथियों ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा और किसी का, एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो यहां पर देखो ऐसी कौन कौन सी संख्या जो अभाज्य है, तो बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो जाएगी साथियों, एक हो जाएगी आपके पास, तीन, दो भी है, दो में भी खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तीन भी अभाज्य संख्या साथियों, और पांच भी अभाज्य संख्या। चार में तो साथियों यानी एक यानी खुद का भाग जा रहा है चार, और इसके अलावा दो का भाग भी जा रहा है तो अभाज्य नहीं होगा। छह में साथियों दो का भाग जाता है, तीन का भाग जाता है, खुद का भाग जाता है, एक का भाग जाता है तो वो भी अभाज्य नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या आपके पास 1 2 3 और 5 है। और हमारे पास कुल संख्या कितनी है साथियों, तो कुल संख्या हमारे पास 6 है। तो प्रायिकता होती है साथियों, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम, अनुकूल हमारे पास होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटेवा हमारे पास होता है कुल परिणाम। क्या होता है, कुल परिणाम। तो यहां पर बात करते हैं साथियों अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। कुल परिणाम कितने हमारे पास, तो 6 हो जाएगा। तो इसको काटो, ये 2 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, तो बताओ अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, 2/3 हो जाएगी। यहां पर हमारे पास देखो पासे को फेंका, 6 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर आप देखो कि अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 2 3 5। अभाज्य कैसे पता करिए अपन ने, कि अभाज्य का मतलब होता है जिसमें एक का भाग जाता है, खुद का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है, वो सारी कैसी होगी, अभाज्य। देखो 3 है तो 3 में खुद का एक आ जाता है, 5 में खुद का एक का, 2 में खुद का एक का, 1 में खुद का और एक का, और किसी का भाग नहीं जाता है। तो इस प्रकार ने अपन को क्या कर लिया, सवालों को क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। साथियों बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपन सवालों का धुआं करते जा रहे हैं साथियों। अपन ने बहुत सारे एमसीक्यू रिक्त स्थान एक नंबर के अति लघुरात्मक प्रश्नों की तैयारी कर ली है, और मैंने आपको गारंटी दी थी साथियों, जिन्होंने ये सीरीज अच्छे से कंप्लीट कर ली है, संकट मोचन सीरीज को ढंग से देख लिया है, उसको क्वेश्चन कई बार देखने को नहीं मिलेगा। इसी से मिलता जुलता और यहीं से सवाल आपके पुट होने वाला, इस क्लास से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इनको ढंग से देखें, इनको नोट करें, समझे और इनका अच्छे से क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है साथियों, आज के लिए अपन यहीं तक देखेंगे। आने वाली क्लास के अंदर जो अपनी संकट मोचन सीरीज की पार्ट 5 आएगा, उसके अंदर अपन और भी एमसीक्यू रिक्त स्थान और एक नंबर अति लघुरात्मक प्रश्नों की तैयारी दमदार और शानदार और जानदार करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तब तक आप अच्छे से पढ़े, और चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना, और क्लास को लाइक तो आप कर ही देना, अभी भूलना मत। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो अभी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। Chicago.